तो इस वीडियो में क्वेश्चन ले रहे हैं और ये क्वेश्चन जो है वो स्टैंडिंग वेव पे बेस्ड है। और स्टैंडिंग वेव में जो एनर्जी एनालिसिस होता है कि एनर्जी किस तरीके से वेरी करती है, कहाँ पे एनर्जी कैसे रहती है, उस पर बेस्ड है यहाँ पे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कम्युनिटी में मैंने पोस्ट किया था और पोस्ट करने के बाद जो मुझे आंसर्स मिले हैं उन आंसर से और मुझे ऐसा लगता है और मुझे पहले भी ऐसा लगता था कि इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में देयर इज़ सम एम्बिग्यूटी, कुछ एम्बिग्यूटीज़ है यहाँ पे। और कई बार हमारे जो जेई के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर भी इस तरीके की एम्बिग्यूटीज़ हमें मिल सकती हैं। तो एक बार पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या एम्बिग्यूटीज़ यहाँ पर हो सकती हैं या फिर डिफरेंट स्टूडेंट्स क्या क्या इसके बारे में सोच सकते हैं। लैंग्वेज जो लिखी हुई होती है उसको देख के क्या सोचा जा सकता है, लेट अस सी दैट। तो इसमें ये बताया गया है कि स्ट्रिंग दोनों एंड पे यहाँ पे फिक्स है, फिक्स एट बोथ द एंड्स। तो जो एंड फिक्स होते हैं तो वहाँ पे नोड्स होते हैं, तो ये नोड हो गया और एक नोड ये हो गया। तो डेफिनेटली वी हैव टू नोड्स, एटलीस्ट टू नोड्स तो होंगे ही होंगे, एक यहाँ होगा और एक यहाँ पर होगा। और किसी फ्रिक्वेंसी से इसको वाइब्रेट करते हैं, स्टैंडिंग वेव फॉर्म होती है इसमें। और इसमें साथ साथ ये बताया गया कि ए और बी भी यहाँ पर नोड्स हैं। तो ए और बी अगर नोड्स हैं तो फिर यहाँ पर किसी भी तरीके का आपको स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन मिल सकता है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर स्ट्रिंग है, तो अगर ये दोनों यहाँ पर नोड्स हैं तो देयर कैन बी लाइक दिस पैटर्न, कैन बी लाइक दिस। एक पैटर्न ये हो सकता है। उसके अलावा कोई ये बोल सकता है कि ठीक है यहाँ पर इन दोनों के बीच में हो सकता है कि दो लूप बन जाए। तो इनके नोड रहते हुए ये पैटर्न भी यहाँ पर पॉसिबल है, क्योंकि कहीं पर भी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ है कि किस मोड में यहाँ पर ये वाइब्रेट कर रहा है। तो जब तक हमारे पास में ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर तो हम कैसे भी यहाँ पर ले सकते हैं। बस ये ही होना चाहिए कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये नोड होना चाहिए। तो ये नोड तो इस मोड में भी है, इस मोड में भी यहाँ पर ये नोड है। तो अगर मैं ये देखता हूँ तो उसके हिसाब से, जैसे इन्होंने बोला है कि द पोजीशन ऑफ एंटी नोड फ्रॉम द एंड पी L/2 एक तरीके से ये मिड पॉइंट हो गया यहाँ पर ये। तो ये फिलहाल इसमें तो मुझे दिख रहा है लेकिन इसमें नहीं दिख रहा। इसी तरीके से 3L/2 यहाँ पर दिखाई देगा, दिस इज़ 3L/2, दिस इज़ 5L/2। लेकिन अब अगर आप इसमें जाओगे तो इसमें वहाँ पर आपको नोड दिखाई देने लग जाएगा इसमें। तो क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि यहाँ पर एक किस मोड में वाइब्रेट कर रहा है, दे आर जस्ट सेइंग कि ए एंड बी आर एंटी नोड्स। तो ए और बी यहाँ पर एंटी नोड है। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ए और बी जस्ट कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड्स हों, एक के बाद एक, क्योंकि लैंग्वेज में कहीं पर भी ये चीज़ मेंशन नहीं है। सॉरी, ए एंड बी आर नोड, ए एंड बी को नोड बताया इसमें, लेकिन ऐसा नहीं बताया कि दिस आर टू कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिवनेस ज़रूरी नहीं है। तो उस हिसाब से लगता है कि ये ऑप्शन ट्रू नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट्स शुड बी इनकरेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इन जनरल ये ट्रू नहीं दिखाई दे रहा और क्वेश्चन के लैंग्वेज में भी कहीं पर भी मेंशन नहीं है। ठीक है, ये तो हो गए नोड और एंटी नोड की बात। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है कि इसको यहाँ पर लेके चलें कि ठीक है इस तरीके का मोड होना चाहिए, कुछ को ऐसा लग सकता है। लेकिन इन जनरल हमें अगर लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ मिल रहा है तो हमें ये सोच के चलना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसके अलावा भी और पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो फिर हम यहाँ पर इस ऑप्शन को ए को टिक नहीं करना चाहिए। फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग इज इधर 0 और पाई एट एन इंस्टेंट। तो स्टैंडिंग वेव की अगर प्रॉपर्टीज़ हमें पता है तो वहाँ से हमें ये पता होता है। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे 2 लूप ले लूँ यहाँ पर, तो जो पार्टिकल्स है, जैसे अगर मान लीजिए कि मैं अगर इधर के पार्टिकल्स देख रहा हूँ तो ये पार्टिकल्स जब अपवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं तो उस टाइम पे ये पार्टिकल एग्जैक्टली उसी तरीके से डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहे होते हैं। जब ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होते हैं तो ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे होते हैं। तो यहाँ पर ये दिख रहा है साफ साफ कि पार्ट डिफरेंस इस तरीके के जो 2 पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जो पार्ट डिफरेंस है वो पार्ट डिफरेंस यहाँ पर पाई हो जाएगा। इन दोनों के बीच में पाई का पार्ट डिफरेंस हो जाए, पाई का फेज डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 2 नोड्स के बीच में, इन दोनों नोड्स के बीच में, यानी एक ही लूप के अंदर अगर पार्टिकल्स लेता हूँ तो जब ये पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पे पहुँचता है तो ये पार्टिकल भी अपने एक्सट्रीम पे पहुँचेगा। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सट्रीम अलग अलग होती है, सबके एम्पलीट्यूड अलग अलग होते हैं। इसका एम्पलीट्यूड अगर मान लीजिए यहाँ पे 2a है तो इसका एम्पलीट्यूड हो सकता है कि a हो, a/4 हो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्टिकल्स हैं उनका एम्पलीट्यूड 0 से लेकर के 2a के बीच में कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब भी अपने एक्सट्रीम पे पहुँचेंगे तो दूसरा भी एक्सट्रीम पे पहुँचेगा, जब भी मीन पे पहुँचेंगे दूसरा भी मीन पे पहुँचेगा। तो जो इस तरीके के पार्टिकल्स हैं बिटवीन 2 नोड्स, 2 कंसेक्यूटिव नोड्स या एक लूप में जो पार्टिकल्स हैं वो सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं। और एक नोड के लेफ्ट और राइट वाले डिफरेंट लूप्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो पाई फेज डिफरेंस के साथ में ऑसिलेट करते हैं। तो ये तो टाइम बताने की जरूरत भी नहीं है, किसी भी टाइम पे ऐसा होगा। ठीक है, इट इज़ वैलिड फॉर एनी टाइम।
तो हमेशा यहाँ पर ये 0 और पाई का फेज डिफरेंस होगा, तो इट इज़ अ फैक्ट कि ये तो होता ही है। तो बी में कहीं पर भी कोई हमें दिक्कत नहीं है। इसके बाद में बाकी के जो ऑप्शन है उसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की बात यहाँ पे की गई है। तो वैसे मैं इनके जनरल जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं उनको भी बताऊंगा, लेकिन उनके बिना भी हम यहाँ पर इसका एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में फटाफट हमें करना होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो डिफॉर्मेशन वाली एनर्जी होती है, दिस इज डिफॉर्मेशन एनर्जी। तो ठीक है, जहाँ पर भी ये डिफॉर्मेशन हमें मैक्सिमम मिलेगा वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी डिफॉर्मेशन वहाँ पर ज़्यादा होगी। तो अगेन मैं यहाँ पर अगर ये बनाऊँ डायग्राम, तो इस डायग्राम में आप यहाँ पर देखते हो, सपोज अभी यहाँ पर ये एक्सट्रीम पर पहुँचे हुए हैं। ये जो बीच का जो डायग्राम यहाँ पर दिखाई देता है, ये जो डायग्राम यहाँ पर दिखाई देता है, ये डायग्राम तब है जब मीन पोजीशन पे होंगे। जब मीन पोजीशन पे होगी तो स्ट्रिंग जो है स्ट्रेट हो जाती है। ये पार्टिकल अगर नीचे जा रहे होते हैं तो ये पार्टिकल ऊपर जा रहे होते हैं उस केस में, तो स्ट्रिंग स्ट्रेट हो जाती है। तो इस केस में कोई डिफॉर्मेशन नहीं है। जब यहाँ पर ये सबके सब अपनी मीन पोजीशन पहुँच गए तो कोई डिफॉर्मेशन नहीं है। और जब एक्सट्रीम पे सबके सब पहुँचे हुए हैं, तो ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पर और ये नेगेटिव एक्सट्रीम में पहुँचे होंगे, तो उस केस में मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है स्ट्रिंग के अंदर। अब डिफॉर्मेशन भी डिफरेंट जगह पे डिफरेंट होगा। अगर मैं यहाँ पर जैसे मान लीजिए अगर एंटी नोड उठाता हूँ, एंटी नोड को देखता हूँ, तो एंटी नोड पे आप देखो स्लोप 0 है यहाँ पर और डिफॉर्मेशन न के बराबर है, डिफॉर्मेशन ऑलमोस्ट है ही नहीं यहाँ पे। लेकिन जैसे जैसे आप एंटी नोड से नोड की तरफ बढ़ते हो यहाँ पर, तो डिफॉर्मेशन या जो स्लोप है वो स्लोप बढ़ता जा रहा है यहाँ पर इसमें। तो यहाँ पर इस तरीके के जो पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आसपास में जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के आसपास जो यहाँ पर जैसे पॉइंट्स की बात की गई है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो डिफॉर्मेशन तो हर जगह पर है, लेकिन एंटी नोड पे कोई डिफॉर्मेशन नहीं है। तो ये एंटी नोड का पॉइंट है और एंटी नोड पे देयर इज़ नो डिफॉर्मेशन, और ये हमेशा रहेगा यहाँ पर। जब ये इंटरमीडिएट किसी लोकेशन पर है, तो इंटरमीडिएट अगर आप डायग्राम बनाओ तो इंटरमीडिएट डायग्राम विल बी लाइक दिस। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि यहाँ पर स्लोप 0 है और डिफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है। तो एंटी नोड पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन 0 है और मैक्सिमम है वो नोड के आसपास। अब जो सी में जो लैंग्वेज लिखेगी उस लैंग्वेज में बस मेरे को यही प्रॉब्लम है कि वो लिखते हैं कि व्हेन पार्टिकल्स रीच एट देयर एक्सट्रीम पोजीशंस, ठीक है, एक्सट्रीम पर यहाँ पर पहुँच गए पार्टिकल्स, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम विच आर नियर द एंड ए और बी। तो ए और बी वैसे तो नोड्स हैं, स्टेटमेंट सही है, लेकिन मुझे कंप्लीटली करेक्ट इसलिए नहीं लगता है क्योंकि कई सारे नोड्स हैं यहाँ पे। इस स्टेटमेंट को पढ़ के ऐसा लगता है कि सिर्फ ए और बी के आसपास जो पार्टिकल्स हैं वहीं पर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो ठीक है, नोड्स के आसपास मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा, लेकिन नोड्स एक ही नहीं है। नोड एक तो ये भी है, ठीक है, उसके अलावा जो यहाँ पर एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट भी नोड है। और अगर आपने पहला ऑप्शन नहीं लिया है, पहले ऑप्शन को अगर आप इनकरेक्ट बोल रहे हो, तो अगर आप पहले ऑप्शन को इनकरेक्ट बोल रहे हो तो फिर ये भी पॉसिबिलिटी है, यही पॉसिबिलिटी है, तो ये भी नोड है, ये भी नोड है, कई सारे नोड्स हैं। और उन नोड के आसपास भी फिर वही चीज़ होगी जो इस नोड के आसपास होगी, जो इस नोड के आसपास होगी, जो इस नोड के आसपास होगी। तो जो करेक्ट मुझे लगता है कि ए और बी को यहाँ से हटा देना चाहिए। ए और बी की हमें कोई बात ही नहीं करनी चाहिए, हमें सिंपली बोल देना चाहिए नियर दी नोड्स। नोड्स के आसपास के जो पॉइंट्स है वहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन है, ठीक है। तो नोड्स लिखना ज़्यादा मुझे करेक्ट लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे नोड्स हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ए और बी ही नोड्स हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सी ऑप्शन अगर नोट्स लिखा होता तो मुझे ज़्यादा करेक्ट लगता। वैसे जो ऑफिशियल आंसर है, ऑफिशियल आंसर्स आर बी, सी एंड डी। ए को आंसर नहीं लिया गया है, तो लेट अस टिक दिस ऑल्सो विद सम करेक्शन नोट्स। मैं यहाँ पे नोट्स लेके लिखता हूँ इसको, और सी को भी मैं करेक्ट ऑप्शन मानता हूँ। When particle cross their mean position, then kinetic energy of the particles at antinode is maximum. When particle cross their mean position, तो पहले kinetic energy के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो kinetic energy जो होती है, हमको यहाँ पर पता है कि जो kinetic energy यहाँ पर है, kinetic energy हाफ mv² वगैरह कुछ ये रहती है, ठीक है। तो मास का तो कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑब्वियस है कि जब मीन पोजीशन पे होगा तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन। और सही पार्टिकल यहाँ पर एसएचएम भी कर रहे हैं, ऑल द पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग एसएचएम, लेकिन एसएचएम विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स। ऑल द पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग एसएचएम, बट द डिफरेंट थिंग इज विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स। फ्रीक्वेंसी वगैरह सब सेम है, लेकिन एम्पलीट्यूड्स आर डिफरेंट। और जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मीन पोजीशन पे बात की जा रही है, तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज ए इंटू ओमेगा, वेयर ए इज़ द एम्पलीट्यूड।
और एम्पलीट्यूड हमको पता है कि हर जगह पे अलग अलग होता है। तो जहाँ पे एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पे वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी और फिर काइनेटिक एनर्जी भी मेन पोजीशन पे वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी। तो एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? एंटी नोड पे। तो एंटी नोड वाले जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो व्हेन पार्टिकल क्रॉस देयर मेन पोजीशन, व्हेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स एट एंटी नोड इज मैक्सिमम। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू। तो बिना किसी खास मैथमेटिक्स के हमने जो भी ऑप्शंस दिए थे उन ऑप्शंस को एनालाइज कर लिया है। अब मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करता हूँ कि जो इसकी मैथमेटिक्स मैथमेटिकल पोर्शन है उससे भी यहाँ पर थोड़े से और यहाँ पे कंक्लूजन्स हम ड्रॉ कर लेते हैं और उनको भी थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि मैथमेटिकली हम एनर्जी को कैसे लिखते हैं फॉर स्टैंडिंग वेव। तो यहाँ पे एनर्जी के मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लिख लेते हैं। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूँ किसी छोटे पार्ट की, तो किसी भी छोटे पार्ट की जो काइनेटिक एनर्जी है अगर उसको मैं डी के से रिप्रेजेंट करूँ तो ये हो जाता है हाफ मास को म्यू इंटू डी एक्स से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डी एक्स हमने छोटी सी लेंथ ली है स्ट्रिंग पे और म्यू है मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल स्क्वायर। ठीक है, तो वेलोसिटी पार्टिकल की वैल्यूज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो, हाफ म्यू डी एक्स तो ये हो गया। और वेलोसिटी को लिखने के लिए हम डेल वाई बाई डेल टी का यूज़ कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं वाई को विद रिस्पेक्ट टू टाइम और उससे हमें यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मिल जाती है। क्योंकि पार्टिकल यहाँ पर जस्ट एक फिक्स पार्टिकल टाइप का ही है तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एक्स के लिए। तो किसी पर्टिकुलर एक्स पे वी आर कैलकुलेटिंग डेल वाई बाई डेल टी। इससे डी के की वैल्यू आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप डी यू लिखना चाहते हो तो डी यू इज़ हाफ टी डी एक्स डेल वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। एक्सप्रेशन आता कहाँ से यहाँ पर ये? तो इस एक्सप्रेशन को लाने के लिए टी यहाँ पे टेंशन है, डी एक्स अगेन वो लेंथ है स्मॉल जो हमने लिए और डेल बाई बाई डेल एक्स एक तरीके से स्ट्रिंग के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो मैंने ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन लिखे हैं ये दोनों एक्सप्रेशन ट्रैवलिंग वेव के लिए, स्टैंडिंग वेव के लिए, दोनों के लिए ही ट्रू हैं। ठीक है, दिस आर फॉर बोथ ट्रैवलिंग एंड स्टैंडिंग वेव, दोनों के लिए एक्सप्रेशन परफेक्ट है यहाँ पर ये। अगर हमें ट्रैवलिंग वेव के लिए आगे कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, y जो है ट्रैवलिंग वेव के अकॉर्डिंग रख देंगे और उससे फिर डेल वाई बाई डेल टी डेल वाई बाई डेल एक्स निकाल लेंगे। अगर हमें स्टैंडिंग वेव के लिए करना है तो स्टैंडिंग वेव के लिए हम डेल वाई बाई डेल टी और डेल वाई बाई डेल एक्स रख देंगे और वो स्टैंडिंग वेव के लिए कैलकुलेट हो जाएगा। ट्रैवलिंग वेव के लिए एक इंपॉर्टेंट बात ये भी होती है कि डी के और डी यू जो दोनों होते हैं वो इक्वल होते हैं किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी एक पार्टिकल के लिए वही डी के होगा वही डी यू होगा, दोनों बिल्कुल एक जैसे वेरी कर रहे होते हैं। जिस तरीके से काइनेटिक एनर्जी वेरी कर रही होती है एग्जैक्टली उसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी वेरी कर रही होती है। दोनों एक साथ मैक्सिमम होते हैं, दोनों एक साथ मिनिमम होते हैं। तो इसका मतलब है कि एक सिंगल पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती है ट्रैवलिंग वेव में। तो सिंगल पार्टिकल की टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, ओवरऑल पूरे वेव की एनर्जी कंजर्व रहती है, वो ट्रांसफ़र हो रही होती है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो इसकी और ज़्यादा डिटेल में मैं जान नहीं रहा हूँ। यहाँ पे आप मैनिपुलेशंस करोगे तो डी के इज इक्वल टू डी यू मिल जाता है हमें। अभी मेरा जो कंसर्न है वो स्टैंडिंग वेव के साथ में यहाँ पे ज़्यादा है, तो मैं स्टैंडिंग वेव के लिए आगे कैलकुलेट करता हूँ। इस एक्सप्रेशन को मैं वीडियो के लास्ट में इसको भी मैं डराइव करके दिखा दूँगा किस तरीके से आता है ये। अब मैं कोई एक इक्वेशन एज्यूम कर लेता हूँ, लेट्स से कि मैं कोई इक्वेशन यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ स्टैंडिंग वेव के लिए। तो कोई भी एक कन्वीनियंट जो इक्वेशन आपको लगता है आप एज्यूम कर सकते हो। लेट्स से मैं एज्यूम कर लेता हूँ 2a sin की एक्स कॉस ओमेगा टी। 2a में जो a आ रहा है वो a एम्पलीट्यूड है फॉर ट्रैवलिंग वेव कंपोनेंट्स। दो ट्रैवलिंग वेव मिलकर के स्टैंडिंग वेव बना रही हैं और इंडिविजुअली दोनों का एम्पलीट्यूड a के बराबर है और वो a और a मिलके यहाँ पे 2a दिखाई दे रहा है। तो स्टार्टिंग का जो पार्ट है सभी को पता है कि दिस इज एम्पलीट्यूड और सम एम्पलीट्यूड विच डिपेंड्स ऑन एक्स विच डिपेंड्स ऑन लोकेशन। तो एम्पलीट्यूड डिपेंड कर रहा है लोकेशन पे एंड दिस एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय सम कॉस साइन ओमेगा टी वगैरह जो भी है। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स विच डिपेंड्स ऑन एक्स यानी कि पार्टिकल के लोकेशन पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। एक बार y आ गया तो y की वैल्यू को आप इसमें डी के डी यू में एक्सप्रेशन में रख सकते हो। ये जो t है इस t को भी आप चेंज कर सकते हो, t वेलोसिटी से चेंज किया जा सकता है। वेलोसिटी, ये वेलोसिटी किसकी है यहाँ पर, ये वेलोसिटी ट्रैवलिंग वेव की है जिनसे स्टैंडिंग वेव बनी है। तो अगर मैं यहाँ पर इन वैल्यूज़ को रख दूँ तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर इन वैल्यूज़ को पुट कर रहा हूँ, मैं कैलकुलेशंस पूरी दिखा नहीं रहा हूँ। यहाँ पे कैलकुलेशंस बहुत आसानी से की जा सकती हैं, डेल वाई बाई डेल टी वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो आप यहाँ से इसमें। तो जो डी के की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 2a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू साइन स्क्वायर के एक्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि कॉस ओमेगा टी को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स। डी यू अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो जो डी यू की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है इसके लिए दैट इज़ 2a स्क्वायर
ओमेगा स्क्वायर, आप टी को हटा करके म्यू भी ये सब रख सकते हो, और एक और रिलेशन होता है ओमेगा इज इक्वल टू के भी, आप इसका यूज़ कर लो तो उससे आपको यही मिल जाएगा इस तरीके का एक्सप्रेशन, कॉस स्क्वायर के एक्स कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी एक्स। और मैं यहाँ पे एक वेव फॉर्म भी बना देता हूँ, यहाँ पे स्टैंडिंग वेव फॉर्म, किस तरीके से स्टैंडिंग वेव यहाँ पर बनी हुई है। जो मैंने इक्वेशन ली उसके अकॉर्डिंगली x इज इक्वल टू 0 जो है वो हमारा यहाँ पर नोड है, तो x इज इक्वल टू 0 इज़ अ नोड हियर। जो इक्वेशन हमने ली उसके अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 के बराबर हो जाता है, और यहाँ पर x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4 हो जाएगा। ये kx की वैल्यू यहाँ पे 0 है एक तरीके से, और kx की वैल्यू फिर यहाँ पे पाई बाई 2 हो जाएगी। ठीक है, आप रख के देख सकते हैं इसको। kx अगर 0 है इसका मतलब मैं ये भी लिखता चला जाता हूँ, साइन kx यहाँ पे 0 होगा, लेकिन cos kx फिर वहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे एक तरीके से साइन kx 1 होगा, लेकिन cos kx 0 हो जाएगा। अगर साइन 1 है तो cos विल बी 0। तो जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी नोड पे हमेशा 0 हो गया। आप देख सकते हो कि भले समय चेंज होता जाएगा, साइन ओमेगा टी चेंज होता जाएगा, लेकिन साइन kx हमेशा 0 रहेगा, तो नोड पे काइनेटिक एनर्जी हमेशा 0 होगी। और अगर मैं नोड की बात करूं तो वहाँ पर जो cos kx है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे du की बात करो तो ये तो ठीक है, ये चीज़ टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। ये तो हर पोजीशन के लिए वैसा का वैसा ही होगा, cos स्क्वायर ओमेगा टी तो हर एक x के लिए उसी तरीके से वेरी कर रहा होगा समय के साथ साथ। लेकिन जहाँ पे cos kx मैक्सिमम होगा वहाँ पे du भी मैक्सिमम होगा, एक तरीके से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है कहाँ पर, तो पोटेंशियल एनर्जी cos kx इज इक्वल टू 1 कहाँ पर है, नोड पे आ रहा है। ये मैंने भले ही कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल लिए, लेकिन इन जनरल आप यहाँ से ये बता सकते हो कि नोड पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और ये हमको बता रहे हैं यहाँ से। और इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी को आप यहाँ से स्लोप से भी देख सकते हो कि इसमें यहाँ पे स्लोप आ रहा है, और स्लोप जो है वो नोड पे ही मैक्सिमम आ रहा है यहाँ पर। इसके अलावा आप यहाँ पर ये देखो, जो एंटी नोड है, एंटी नोड पे cos kx 0 आ रहा है, तो cos kx 0 आ रहा है तो जो हमारा एक्सप्रेशन उसके अंदर cos kx यहाँ पे 0 हो गया, तो इसका मतलब du यहाँ पर हमेशा 0 होगा। तो जो एंटी नोड है वहाँ पे du हमेशा 0 होगा। और फिर यहाँ पे kx इज इक्वल साइन kx इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो साइन kx की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में वेरी करेगी। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम अगर हो सकती है तो वो कहाँ पे हो सकती है, एंटी नोड पे, जब वो अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने देख लिए, और इन पॉइंट्स को देख करके आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि टोटल एनर्जी ऑफ ए स्मॉल एलिमेंट, कोई भी आप स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे लेते हो, उसके टोटल एनर्जी कांस्टेंट नहीं है। जैसे अगर मैं एंटी नोड की बात करूँ, एक स्पेशल पार्टिकल की अगर मैं बात करूँ, एंटी नोड की बात करूँ, तो एंटी नोड पे जो टोटल एनर्जी है वो डी प्लस डी यू, और जैसे हमने देखा कि डी यू तो यहाँ पे एंटी नोड पे क्या है, 0 आ रहा है हमेशा, तो जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा डी के बराबर है। और क्या एंटी नोड पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है क्या, काइनेटिक एनर्जी तो लगातार चेंज होती चली जाएगी। तो एंटी नोड पे भी जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व नहीं है। और इन जनरल किसी भी पार्टिकल की, किसी भी छोटे एलिमेंट की टोटल एनर्जी यहाँ पे कंजर्व नहीं रहेगी। अगर जो जनरल एक्सप्रेशंस मैंने लिए हैं उन जनरल एक्सप्रेशंस को आप ऐड करके देखो, इन दोनों को आप ऐड करके देखो, तो इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो टाइम से इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन नहीं आएगा। डी के प्लस डी यू अगर आप यहाँ पे करोगे इसके लिए, तो मैं इसको लिख देता हूँ डी के प्लस डी यू इन जनरल जो हमारे ये इस तरीके के टर्म्स हैं उसको मैं अगर ऐड करूँ तो ये कॉमन आ जाएगा, 2a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू डी एक्स, ये सब कॉमन आ गया। लेकिन यहाँ पर ये रहेगा साइन स्क्वायर के एक्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर के एक्स कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ऑब्वियस है कि टाइम से इंडिपेंडेंट नहीं बन पाएगा। जब साइन स्क्वायर के एक्स अगर मान लीजिए 1/2, अगर साइन के एक्स 1/2 होगा तो कॉस के एक्स फिर √3/2 हो जाएगा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो ये जो एनर्जी है वो टाइम के साथ साथ वेरी करेगी, एंड दिस एनर्जी इज़ नॉट ए कॉन्स्टेंट हियर। तो डिफरेंट जगह पे एनर्जी कैसे वेरी करेगी वो आप इन एक्सप्रेशन से देख सकते हो, यहाँ पे डी के डी यू का एक्सप्रेशंस। फिर जो डी यू का एक्सप्रेशन टेंशन के टर्म से मैंने लिखा है, एक बार मैं उसका जस्ट एक छोटा सा डेरिवेशन यहाँ पे कर देता हूँ। तो डी यू का ये जो एक्सप्रेशन है हाफ टी डी एक्स डेल वाई बाई डेल एक्स का स्क्वायर। तो जैसे मैंने कहा कि एक्सप्रेशन ट्रैवलिंग के लिए वैलिड है, स्टैंडिंग के लिए वैलिड है। बस आप क्या करोगे कि डेल वाई बाई डेल एक्स जब आप ट्रैवलिंग के लिए रख दोगे तो फिर ट्रैवलिंग का हो जाएगा ये, जब आप इसको स्टैंडिंग के लिए रख दोगे तो स्टैंडिंग के लिए हो जाएगा। किस तरीके से आता है उसका एक छोटा सा यहाँ पर एक फटाफट एक प्रूफ देख लेते हैं इसमें।
तो किसी भी टाइम पे सपोज जो वेव है, चाहे कोई भी वेव है, वो ट्रैवलिंग हो चाहे कुछ भी हो, उससे मुझे मतलब नहीं है यहाँ पर इसका डेरिवेशन करने में। इसका मैं एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे लेता हूँ। लेट अस टेक अ वेरी स्मॉल पार्ट हियर। तो ये जो छोटा सा पार्ट है, इसकी लेंथ को मैं यहाँ पे dl बोल देता हूँ, और इसको सेपरेट करके मैं इसका एक लार्ज वर्जन थोड़ा सा इनलार्ज करके मैं यहाँ पर इसको दिखा देता हूँ। तो दिस इज़ dl, इसमें टेंशन t वगैरह लग रही होगी कुछ इस तरीके से यहाँ पर। इसमें ये जो लोकेशन है, सपोज़ ये x इज इक्वल टू एक्स पर है, ये जो लोकेशन है सपोज़ ये x इज इक्वल टू एक्स प्लस डी एक्स पे है, जिससे कि ये जो टोटल लेंथ है, ये टोटल लेंथ यहाँ पर इसकी हो जाएगी dx के इक्वल। पोटेंशियल एनर्जी हम कौन से डिफाइन करते हैं यहाँ पे? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन। जो भी डिफॉर्मेशन स्ट्रिंग में हो रहे हैं उससे एसोसिएटेड जो एनर्जी है उसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस तो हो गया dx, और सपोज़ ये जो हिस्सा है इसका डिस्प्लेसमेंट, सपोज़ ये जो हिस्सा है इसका डिस्प्लेसमेंट अगर मान लीजिए यहाँ से y है मीन पोजीशन से, तो इसका डिस्प्लेसमेंट को फिर हम बोल देंगे कि ये y प्लस डी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो लेंथ है ये dy हो जाएगी यहाँ पे। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन किसके वर्क करने की वजह से आ रही है? तो टेंशन जो वर्क कर रहा है उससे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन क्रिएट हो रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन, दिस du इज़ बेसिकली वर्क डन बाय टेंशन, और टेंशन का जो वर्क है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो अभी जो फ़िलहाल लेंथ है यहाँ पर वो है dl, और पहले जो नेचुरल लेंथ थी वो थी dx। तो t dl माइनस dx, बस इसी को हमें थोड़ा मैनिपुलेट कर लेना है। तो नाउ du इज इक्वल टू t, इन प्लेस ऑफ dl यू कैन राइट इट एज, जो भी ट्राइंगल बन रहा है उससे मैं ये लिख रहा हूँ dy का स्क्वायर प्लस dx का स्क्वायर माइनस dx को आप यहाँ से कॉमन ले लो, और उसके बाद में बाइनोमियल लगा लेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि इन सभी केसेस में जो dy बाई dx वगैरह आता है वो काफ़ी स्मॉल आता है। तो बाइनोमियल इजीली वी कैन अप्लाई। तो t dx, तो यहाँ से 1 प्लस हाफ, और स्लोप को फिर आप यहाँ पे अप्रोप्रिएटली del y बाई del x लिख सकते हो। बस यहीं तक रखेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन में, फिर -1 कर दिया इसमें, दिस इज़ 1 दिस इज़ 1। तो du का एक्सप्रेशन बन जाएगा आपका हाफ t dx, t इज टेंशन, del y बाई del x स्क्वायर।